हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, देन आइंस्टीन की जो मास एनर्जी रिलेशन है, जो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, उसके बारे में भी हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी की, कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कहाँ से हुई। इसका क्रेडिट बेसिकली 3 साइंटिस्ट को जाता है। वन इज हेनरी बैकरल, पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। अब इन तीनों को जो है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। हेनरी बैकरल ने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर की थी रेडिएशंस, ठीक है, कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। एंड पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी को बेसिकली क्रेडिट जाता है बाकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी का। अब ये इन्होंने कैसे किया और ये कैसे हुआ ये हम समझते हैं। 1896 में बैकरल क्या थे, हमारे एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि कुछ यूरेनियम सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, वो क्या है, ऐसी पेनिट्रेटिंग रेज एमिट कर रहे हैं जो किसके सिमिलर है, एक्सरेज से सिमिलर है। और ये जो रेज हैं वो क्या कर सकती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स को फॉग कर सकती हैं। सो दिस वाज द पिक्चर विच वाज टेकन बाय द हेनरी बैकरल, ठीक है। इन्होंने ये पिक्चर जो थी ली थी, जिसमें एक्चुअल में हमें दिख रहा है कि कैसे यूरेनियम की जो सॉल्ट्स हैं उन्होंने जो रेज एमिट की थी उसके कारण जो थे, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, फॉग हो चुकी हैं। यहाँ से डिस्कवरी हुई हमारी रेडिएशंस की, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, कुछ रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करती हैं। देन उसके दिस इज द पिक्चर ऑफ हेनरी बैकरल वर्किंग इन अ लैब, ओके। उसके 2 साल बाद 1898 में क्या हुआ कि पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया, बाकी एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। बाकी जैसे एलिमेंट्स जैसे पोलोनियम एंड रेडियम, उन्होंने देखा कि पोलोनियम एंड रेडियम में भी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। मींस वो भी ऐसी ही सिमिलर रेडिएशंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, जो क्या कर सकती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स को क्या कर सकती हैं, फॉग कर सकती हैं। एंड इसी चीज़ को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या है, द एमिशन इज नोन एज द एमिशन ऑफ penetrating rays from a radioactive element is known as radioactivity. Simple. अब ये radioactivity क्यों होती है, the protons and neutrons are held together in a nucleus by of an atom by strong force. अब ये हमारा एटम है, एटम के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, एंड साथ में इसके आसपास जो होते हैं, इसके ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और ये जो फोर्स है वो कैसे एक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस में एक्ट करती है। और वो शॉर्ट डिस्टेंस कितना होता है, हमारा करीब 1 फेम्टोमीटर के बराबर। 1 फेम्टोमीटर कितना होता है, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना छोटा सा जो है ये डिस्टेंस है। और इस छोटे से डिस्टेंस को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन जो है वो बहुत इजीली जो है वो ओवरकम कर जाती है, क्योंकि प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स है। और हमने क्या बोला था कि लाइक पोल्स रिवेल, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक पोल्स जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में जो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, वो बहुत ईजिली जो है वो ओवरकम हो जाती है, ठीक है। ये जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, तो किसी कारण क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में बेसिकली उनका जो न्यूक्लियस होता है वो किसी कारण बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया होता है। और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रीच करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को क्या कर देता है, या कुछ एनर्जी को रेडिएट कर देता है, या एमिट कर देता है, कुछ पार्टिकल्स को एमिट कर देता है। सिंपल। इसीलिए इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, वो क्या हैं, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल भी हमने पढ़ा हुआ है, उसकी भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जिसने अभी लेक्चर नहीं देखा है वो पिछले जाके लेक्चर पीरियोडिक टेबल वाला चेक कर सकता है। जो हमारे 82 से अबव जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं हम रेडियो एक्टिव डीके की। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम लूजेज एनर्जी बाय एमिटिंग रेडिएशन इंक्लूडिंग अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज एंड कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि अभी बताया कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, कि जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो
एक्टिव एलिमेंट होता है उसका जो एटम होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब वो अनस्टेबल से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रीच करने के लिए वो क्या करता है, कुछ एनर्जी लूज़ कर देता है। वो एनर्जी कैसे लूज़ कर सकता है, या तो वो रेडिएशंस एमिट कर देता है, या अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, या कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको एमिट करके क्या है, अपनी एनर्जी क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये पेरेंट आइसोटॉप है और अब इसका रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल तो होना है, तो स्टेबल होने के लिए ये क्या कर देता है, ये कुछ एनर्जी, कुछ जो है या तो रेडिएशन एमिट कर देता है जिसमें, या फिर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, या गामा रेज। तो यहाँ पे क्या आता है, डॉटर आइसोटॉप आया, हीलियम न्यूक्लियस आ गया, एंड कुछ मीन्स अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे भी डॉटर आइसोटॉप है, देन इलेक्ट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल है, देन डॉटर आइसोटोप है, ये गामा रेज हैं। ठीक है, सो इस फॉर्म में क्या है, वो एनर्जी क्या कर देता है, अपनी लूज कर देता है। अब जो इसका यूनिट होता है, रेडियो एक्टिव डीके का यूनिट होता है बैकरल। बैकरल जो नाम दिया था, इट वाज गिवन इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हेनरी बैकरल। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा, हेनरी बैकरल ने क्या किया था, रेडिएशंस की खोज की थी। ठीक है, एंड इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, 1 बैकरल इज डिफाइंड एज 1 ट्रांसफॉर्मेशन और डीके और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 बैकरल को हम डिफाइन करते हैं एज 1 ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कितनी पर सेकेंड में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कितना डीके हो रहा है, या कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं 1 बैकरल। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, दैट इज आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। जो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है, ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बोलता क्या है, इट स्टेट्स दैट यूनिवर्सल प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर बिटवीन इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एंड मास इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट स्क्वायर। सो ये सिंपल, और ये जो इक्वेशन है, ये जो एनर्जी मास रिलेशन है, सो बहुत ही सिंपल सी ये जो इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इट वॉज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थी ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दी थी। अब ये सिंपल सी इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को हम और क्या बोलते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अब इसका मतलब क्या है, अब इस सिंपल सी इक्वेशन का मतलब क्या है, इस सिंपल सी इक्वेशन का मतलब इतना है कि ये जो इक्वेशन है ये स्टेट करती है कि एनर्जी और मास जो होते हैं वो अंडर सेम एंड अप्रोप्रिएट कंडीशंस के क्या होते हैं, सेम होते हैं और इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, कोई अप्रोप्रिएट कंडीशंस अगर आपको प्रोवाइड की गई होती हैं तो उसमें उसके अंडर क्या होता है, एनर्जी और मास क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं या सेम होते हैं। ठीक है, मीन्स कोई एनर्जी जो है वो क्या कर सकती है, मास में कन्वर्ट कर सकती है, एंड मास जो है वो किस में कन्वर्ट कर सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये जो होते हैं, ये इसको मास को हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, c स्क्वायर। अब ये c क्या है, c हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सो यहाँ पे हर एक का मतलब लिख सकते हैं, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ठीक है, m क्या है, यहाँ पे मास है, एंड c क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। और हम सभी को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मास को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है। क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने क्या पढ़ा था कि जो एनर्जी है इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से जो है वो दूसरे फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सो एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी एनर्जी का कन्वर्जन और होता है तो वो किसके साथ होता है, इट इज़ डन इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड में जो है ये कन्वर्जन जो है वो होता है, क्योंकि लाइट जो है वो सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है, वैक्यूम में जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, सो एनर्जी जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, इसके स्पीड के मुकाबले जो है वो इस चीज़ का जो है वो कन्वर्जन होता है। इसीलिए मास को हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, और प्योर एनर्जी क्या होती है, प्योर एनर्जी कुछ नहीं होती, क्या होती है, सिर्फ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, दे ऑलवेज ट्रैवल एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। तो हमेशा जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो क्या करती हैं, एक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं।
इजीली, और वो कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजीली ये मास को जो है वो किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सो ये क्या है, सिंपल हमारी आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन है। अब इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इस इक्वेशन को हम पढ़ते क्यों हैं, या ये इक्वेशन डिस्कवर किस लिए की गई थी। सो इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज ऑफ एटॉमिक फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है फॉर द फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस। ठीक है, फिजन रिएक्शन कैसे होता है, जो हमारा रेडियो एक्टिविटी है, इट इज़ व्हाट, फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है आगे, ठीक है, डिवाइड हो जा रहे हैं आगे डिफरेंट पार्टिकल्स में, या डिफरेंट रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, सो दैट इज़ फिजन। एंड फ्यूजन क्या होता है, जब 2-4 एलिमेंट्स इकट्ठे होके जो है वो कुछ एक एटम बना देते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ फ्यूजन। तो फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस को समझने के लिए दिस इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, जो क्या बोलता है कि अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस मास और एनर्जी क्या होते हैं, एकदम इक्विवेलेंट होते हैं एंड इंटरचेंजेबल होते हैं। एंड जो मास है उसको हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो दिस इज सिंपल आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। ओके, इसकी डेरिवेशंस भी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, बहुत सिंपल दिख रही है, = mc², बट थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, बट उसमें हम इतना डीप अभी नहीं जाएंगे। अभी हमने इसका सिर्फ इतना सा याद रखना है क्या इसका सिग्निफिकेंस है, एंड इसमें E=mc² जो है वो क्या स्टेट करता है, एंड क्यों उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरिसीन। अब फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरिसीन क्या होती हैं, पहले तो फ्लोरेसेंस को देखते हैं कि फ्लोरेसेंस इट इज़ द एमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फ्लोरेसेंस हम किसे बोलते हैं कि जब भी कोई लाइट है वो एमिट कर रही है, मीन्स कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए उसने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, हमने देखा ना कि कई बार होती हैं बहुत कलर्ड लाइट्स जो हैं वो किसी चीज़ से, लिक्विड से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, किसी सब्सटेंस से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, हम बोलते हैं उसे कि वो फ्लोरेसेंस है। ओके, तो फ्लोरेसेंस यहाँ पे देखो ये लिक्विड है, ठीक है, इसने क्या है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जॉर्ब की है, कोई ऐसी लाइट ऑब्जॉर्ब की है जिसके कारण ये क्या है, डिफरेंट कलर की लाइट्स को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एमिटिंग, ये जो एमिशन ऑफ लाइट है दिस इज नोन एज फ्लोरेसेंस। अब फॉस्फोरिसीन क्या होता है, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप की फोटोल्यूमिनेसेंस है, और ये किससे रिलेटेड है, ये फ्लोरेसेंस से रिलेटेड है। फॉस्फोरिसीन यहाँ पे, अब ऐसे स्टिकर्स बहुत देखे होंगे आपने, बहुत टेप देखी होगी, बहुत से स्टिकर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको हम पेस्ट कर दें वॉल्स पे या कहीं पे, और रात को या फिर अंधेरे में हम उन्हें देखें तो वो क्या करते हैं, इसी तरह के जो है वो ग्लो करते हैं ना, एकदम ग्लोई से होते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉस्फोरिसीन। सो फॉस्फोरिसीन भी एक फ्लोरेसेंस की ही टाइप है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप है जो किससे रिलेटेड है, वो क्या है, फोटोल्यूमिनेसेंस है। ठीक है, फोटोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी जो है वो उसमें आ जाती है। सो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है फ्लोरेसेंस में एंड फॉस्फोरिसीन में। फ्लोरेसेंस में बेसिकली लाइट एब्जॉर्ब होती है एंड देन उसके बाद एमिट हो रही है, लेकिन फॉस्फोरिसीन जो है वो एक तरह की फोटोल्यूमिनेसेंस है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, एंड आई होप आप सभी को रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।